नमस्कार। डेल्टा न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डेल्टा न्यूज़ के इस शख्सियत के अंक में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि ना कि सिर्फ डेल्टा क्षेत्र में जबकि पूरे एनसीआर दिल्ली रीजन में बहुत मशहूर है। लोग उनके पास अपनी पीड़ा, अपनी समस्या लेके आते हैं और मेडिकल ज्ञान से वो उन समस्याओं का निवारण कर देते हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री अशोक शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। डॉक्टर साहब के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लोग दूर दूर से उन्हें दिखाने के लिए आते हैं और उनके मेडिकल क्रेडेंशियल्स के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन उनके जीवन के बारे में एक ऐसा भी एस्पेक्ट है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। वो ये है कि डॉक्टर साहब एक एक्टर भी हैं और वो बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक लेखक भी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आधार पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द लास्ट राइट। हम इस शख्सियत के अंक में उनसे उनके इन जीवन के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आप डेल्टा क्षेत्र में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर माने जाते हैं और लोग दूर दूर से आपको दिखाने आते हैं। लेकिन एक तरफ तो ये आपका डॉक्टर वाला प्रोफेशन है। पहली बात तो मैं बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी डॉक्टर हूँ। ये तो डॉक्टर साहब आपकी मॉडेस्टी है। तो और डॉक्टर साहब दूसरी तरफ है एक्टर का जीवन। तो ये दोनों बहुत एक्सट्रीम से दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये ट्रांजिशन की क्या कारण है या क्या प्रेरणा है आपकी जिसकी वजह से ये डॉक्टर से और एक्टर तक का जो आपका शिफ्ट हुआ है। सर, जो डॉक्टर से एक्टर का था, मुझे भी इसका आइडिया नहीं था, ना मुझे इस बारे में कुछ पता था। जो कुछ हुआ वो मतलब मैं दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ एक ऐसी अनहोनी हुई थी जो मैं एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला और हर तरह से कर्म करने वाला व्यक्ति हूँ और था। तो एक टाइम था जब मेरी बहुत ही बिटिया थी और 17-18 साल की, और मैंने खो दिया था उसको जी। उसके बाद से मेरा भगवान से एक तरह से विश्वास उठ गया था और चैरिटी नाम से मुझे नफ़रत हो गई थी। जो मैं कैंप वैम्प लगाता था, पुअर लोगों को देखता था, वो सबसे मुझे नफ़रत हो गई थी। और मैं ये सोचा कलयुग में कलयुग के हिसाब से रहना चाहिए और ये कोई मानव सेवा, ये सेवा कुछ काम नहीं आती। लेकिन उसके बाद ही मेरे सारे मरीजों ने मेरे लिए बहुत पूजा करी। पूरे डेल्टा क्षेत्र के लोगों ने जी जान से कि हमारे डॉक्टर साहब पहले ऐसे नॉर्मल हो जाए, और उन सब की पूजा की बदौलत 2 साल बाद हमारे घर में 2 जुड़वा लड़कों का जन्म हुआ और उनमें से एक बिल्कुल पहले वाली बेटी का प्रारूप था। तो मेरा जो भगवान से शिकायत चल रही थी ज़िंदगी भर की, वो दूर हुई और उसके बाद मुझे बहुत बड़ा सबक मिला। और वही सबक दिखाने के लिए, क्योंकि आज पहले मैं किताबों में, अखबार में लिखता था या कोई टीवी पे टॉक देखता था, तो अगर किसी मैसेज है भगवान का जो स्प्रेड करना है तो एक फिल्म और कैमरा, मीडिया, इसके ज़रिए ही स्प्रेड हो सकता है। और मैं इसके ज़रिए यही लोगों को शिक्षा देना चाहता हूँ, हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ, कि भगवान पे विश्वास रखें और जो भी क्षेत्र में जो भी काम कर रहा है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, अगर अपने कार्य को, जो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने लिखा है कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है, चाहे उन भगवान को याद मत करो। मैं 7 से 11 काम करता हूँ, मेरे को 2 मिनट भी मैं भगवान को नहीं देता हूँ। आप मंदिर नहीं जाइए, लेकिन जो आपसे बने समाज के लिए मन लगा के समाज की सेवा करें, यही मैसेज मैं देने के लिए, और उसके लिए मैं हर तरह से हर लेवल पे गया हूँ। तो मैंने ये बुक लिखी तो ये वाइड स्प्रेड हुई, पूरे वर्ल्ड में पेंगुइन से पब्लिश हुई। तो मेरा मोटिव लाइफ का यही है कि मैं ईश्वर का जो मैसेज है ये स्प्रेड करूं, जितनी भी तरह से कर सकूं। तो डॉक्टर साहब, हमने आपकी बहुत सारी फिल्मों के बारे में सुना है, जैसे कशिश है, गैंग्स ऑफ गुड़गांव है,
इसके अलावा आपको हमने ट्राईविजन फिल्म्स निर्मित एक एल्बम में भी देखा है, जिसमें आप वायुसेना के एक पायलट की भूमिका में हैं और देशभक्ति का गीत बतौर अभिनेता आप उसमें हैं, और उसको लाखों में व्यूज़ मिले हैं उस पर्टिकुलर वीडियो को। तो इन फिल्मों से रिलेटेड आप हमें कुछ बताएं कुछ। तो इसके कारण जब मैंने बुक लिखी उसके बाद वो पेंगुइन ने अडेप्टेशन के लिए हॉलीवुड में भी रिकमेंड करी, तो फिर जी। मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन का मेंबर बनाया, मुझे फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का बनाया। तो मैं एज ए प्रोड्यूसर मैंने पहले जो फिल्में बनाई 15-20 मिनट की, वो पेशेंट एजुकेशन से रिलेटेड ही बनाई है। डायबिटीज़ पे बनाई, ब्लड प्रेशर पे बनाई, फूड एडल्ट्रेशन पे बनाई, एम्बुलेंस सर्विस बनाई। तो 5-6 इस तरह की फ़िल्म बनाई। तो फिर फिल्म वालों से कॉन्टेक्ट्स हो गए, तो वो फैमिली वाले टर्म्स हो गए। तो वो लोग जब दिल्ली आते थे, किसी को हॉस्पिटल चाहिए, किसी को डॉक्टर का रोल चाहिए, तो मुझे सबसे पहले प्यार को सलाम में एज ए डॉक्टर का रोल मिला, मेरी फ्रेंड की फिल्म थी। जी। उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया, और ये जो मैंने जो बनाए एक ट्राईविजन फिल्म वाले, वो सिर्फ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स ही बनाते हैं। जी। तो पैट्रियोटिक सॉन्ग जो देश के लिए होता है, तो उसके लिए मैं फ्री में काम करता हूँ। चाहे मैं एक दिन टाइम निकालता हूँ, मैं यूजुअली संडे और सैटरडे वीकेंड पे ही करता हूँ। तो उन्होंने पीओके बनाई है, इससे पहले वंदे मातरम बनाया था, तो उन्होंने, और बेटी बचाओ एक तीर। तो इस तरह जो उद्देश्यपूर्ण सॉन्ग हैं वो ही हम लोगों ने बनाए हैं। और जो फिल्में हैं, तो उसके बाद प्यार को सलाम है मेरे हीरोइन के फादर का रोल है। उसके बाद मैंने एक लव स्टोरी 1990 कंप्लीट की है। अभी 4 वेब सीरीज़ आगे हैं, एक कशिश है और एक इनसाइडर है, ये नवी दृश्यम ना, जहाँ मैं अभी रिहर्सल करने आया हूँ, नव दृश्यम स्टूडियो ठाकुर जी की। जी। और एक मंगल हाट है, और एक नायक खलनायक है। तो इस तरह, बट मेरा ये डिटर्मिनेशन है, मुझे उन्होंने बोला कि मैं खाली मंडे टू पेशेंट की कॉज पे काम नहीं करूँगा। पहला काम मेरा पेशेंट देखना ही है। लोग डर गए कि कहीं मैं फिल्म में लाइन में जाऊँगा, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। मेरा अगला क्वेश्चन डॉक्टर साहब वही था कि अब जैसे कि आपका ये आप पहले भी बहुत बिजी रहते थे, कभी शारदा, कभी अपोलो, कभी यहाँ, कभी क्लिनिक में भी आप देखते थे। तो अब जिस आपका ट्रांजिशन जो एक्टर उसमें हुआ है, तो इससे आपके मरीजों को तो कोई तकलीफ नहीं होगी, वो लोग बहुत सीरियस हैं। और मेरे बॉलीवुड के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे है फिल्म वाले, उनको भी मेडिकल प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। और कोई भी नहीं कहता, कोई भी डायरेक्टर एक्टर नहीं कहता कि आप अपने पेशेंट छोड़ के एक्टिंग करने आओ। वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। मेरी शूटिंग संडे के लिए रखते हैं, सैटरडे नाइट के लिए रखते हैं, और इस हिसाब से कोई भी नहीं कहता। और मैं लीड रोल में, मैं कभी इसलिए लीड रोल लेता नहीं हूँ, मेरे को वो देने को तैयार है पर मैं देता नहीं हूँ ना। मैं कभी मुंबई शिफ्ट होने का विचार है। और यहाँ तक वो लोग कह रहे हैं कि हम मुंबई में आपको पुअर की सेवा करनी है, पुअर के आसपास में अस्पताल बना देंगे, पर आप मुंबई शिफ्ट हो जाइए। पर मैं लोगों की सेवा की कॉज पे कभी अपना ये मोटिव नहीं करूँगा कि तो मेरा खाली पैशन है, या मेरे को लगा कि गॉड गिफ्टेड है ये भी। इसको मैं सरस्वती की कृपा मानता हूँ। जी। और इसको मैं एज ए प्रोफेशन कभी भी नहीं लूँगा। तो हमारे जो डेल्टा क्षेत्रवासी हैं, वो किसी तरह की चिंता ना करें, परेशान ना हो। डॉक्टर साहब मुंबई रिलोकेट नहीं हो रहे हैं, वो यहीं हैं हमारे बीच, और वो हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप जब बॉलीवुड के हमने देखा है तमाम एक्टरों के साथ, जैसे जैकी श्रॉफ हैं, विक्रम गोखले हैं, उपासना सिंह जी हैं, और कई जाने माने जो डायरेक्टर हैं, जैसे श्री मुजफ्फर अली जी, एन चंद्रा जी, उन सब के साथ आप रहते हैं और आप मिलते हैं उनसे। तो इससे जुड़ा कोई दिलचस्प किस्सा हमें बताएं। जब फर्स्ट टाइम गया था, तो डायरेक्टर जी ने बोला कि जो मेरी वाली फिल्म बन रही है उसके लिए एक्टर हमने जैकी श्रॉफ को साइन किया है, और वो एज ए पर्सनैलिटी आपसे मिलना चाहते हैं, जिससे वो अपने आप को ढाल सकें, एक्टर आपका रोल वो फिल्म में कर सकें। जी। इसी वाला। तो मैं, डायरेक्टर जी यहाँ रह गए, मैं मॉर्निंग में पहुँच गया, तो बोले कि आप आ जाइए। तो मैं उनके जब घर गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि पहली बात तो मैं डॉक्टर बनूंगा नहीं, मैं 30 साल हो गया, कम से कम 25-30 फिल्मों में डॉक्टर बन चुका हूँ, एक चीज़ को रिपीट नहीं कर सकता मैं। जी। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और आप तो, मैंने कहा आप डॉक्टर वाला भी वो टाइम चला गया। वो तो नई चीज़ चाहिए, बोलने लगे हर चीज़, पब्लिक बहुत स्मार्ट है आजकल, बहुत पढ़ी लिखी चीज़ है। अब ऐसा नहीं है, नहीं जो थोड़ा सा गलत देखी तो जूते फेंकते हैं। अब वो नहीं कि घंटी बजाओगे और लोग ताली बजाएंगे मंदिर में। अब वो टाइम गया। मेरे को लोगों से बहुत डर लगता है।
बहुत एजुकेटेड क्राउड है और बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा। और फिर उन्होंने बोला कि, मैंने कहा कार्डियोलॉजिस्ट है, अब भी चेंज हो चुका है, डॉक्टर का वो रोल नहीं है कि खाली स्टेट लगा के बैग लेके वो बता दिया। अब वो बहुत सारी चीज़ होती है, सीटी एंजियो होता है, इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, बाईपास, सब कुछ दिखाते हैं, MRI CT सब दिखाया जाता है। जी जी। उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो फिर उन्होंने कहा, और फिर जब उन्होंने मेरी स्टोरी पूरी सुनी तो उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं था। उन्होंने बोला दैट मीन्स वो रीइंकार्नेशन पे थी और पुनर्जन्म के ऊपर थी। लोग विश्वास कम करते थे, डॉक्टरों के पुनर्जन्म की बात कर रहे। उनके साथ मेरा 2 घंटे का डिस्कशन हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि दैट मीन्स टाइगर इज़ माई लॉस्ट ब्रदर। मतलब जब वो 10 साल के थे तो उनका बड़े ब्रदर 16 साल के थे, उनकी डेथ हो गई थी। और टाइगर जो हुआ है उसको उन्होंने ही, टाइगर जब 5 साल का था तब भी वो सोता नहीं था। जब वो दिल्ली शूट में आते तो रात को फ्लाइट से जाते थे। अच्छा। उसको बड़ा किया, उसको हाथ से खाना बना के दिया है। तो वो कहते हैं मेरा जो इतना लगाव है, वो भी कन्विंस हो गए कि ही इज़ माई लॉस्ट ब्रदर। और जो मैं बताना चाहता हूँ कि यूजुअली आप जो पर्सन लॉस करते हैं, अगर आप उसको सच्चे मन से प्यार करेंगे तो वो वापस आपके पास आएगा। इस जन्म में नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा, लेकिन वो वापस लौट के आता है। डॉक्टर साहब, आपने एक किताब लिखी है जिसका जिक्र भी आपने अभी किया, उसका नाम है द लास्ट राइड, और ये आपके निजी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? ये बुक मैंने जो अपने साथ हुआ उसको ही लेके लिखी है। और मेरी डॉटर के साथ जो मेरे यादें थी उन सबको करके, और मैंने ये सफ़र कैसे किया, और जब मेरे वापस से 2 ट्विंस लड़के हुए उसका पूरा ट्रांजिशन है। और इसको इवन बड़े बड़े NP सिंह, बड़े बड़े डायरेक्टर ये कहते हैं कि ये इस युग की मिनी महाभारत है जी। हाउ यू फाइट विद द गॉड। एंड सारे लोग अगर यूनाइट होते हैं तो फिर गॉड भी एक बार भगवान को भी तरस आ जाता है जी। और ये इसमें बहुत अच्छी तरह सब कुछ एक्सप्लेन है इसके अंदर जी। कि मेल चाइल्ड क्यों हुआ, ट्विंस क्यों हुए, सब रिलीजियसली एक्सप्लेन है कि मैं त्रिपुटी में मैंने क्या बोला था या वैष्णो देवी मैंने क्या बोला था। जो कुछ हुआ था वो एज इट इज़ मैंने उतारा है, कोई बढ़ाया नहीं है, कुछ कम नहीं किया है। और सारे भगवान की मेरा रिसर्च थी है कि भगवान है कि नहीं है। मैं त्रिपुटी उस वक़्त ये देखने नहीं गया था कि भगवान की पूजा करने नहीं गया था। मैं सिर्फ ये जानने गया था कि वहाँ 11 लाख का मुकुट लोग चढ़ाते हैं। ऐसा क्या करते हैं भगवान जो चढ़ाते हैं जी। या अजमेर दरगाह में लोग 6-6 लाख लोग एक दिन में दर्शन करने आते हैं, या वैष्णो देवी पे लोग 14 किलोमीटर पैदल चल के क्यों जाते हैं जी। और उस सब का मुझे बहुत अच्छी तरह भगवान ने आंसर दिया जी। और उसके अंदर मेंशन है सब कुछ। जो भगवान को नहीं मानता इस बुक को पढ़ने के बाद, वो किसी भी रिलीजन का होगा, वो भगवान को मानेगा। तो यही मेरा मैसेज है। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा भी सुना था कि एक समय ऐसा भी आया था जब आपका काफ़ी भगवान पे से विश्वास उठ गया था और आपने एक समय मन बना लिया था कि ये सब छोड़ के चैरिटी आई विल गेट सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ। तो उसके बाद फिर ये वापस जो आपका ट्रांजिशन हुआ इस फेस में, तो आपको वो पता चला कि लोग क्यों चढ़ाते हैं 11 लाख का वो? हाँ, वो मुझे पता लगा। मैं इस बुक में सब मेंशन है कि मैं पहली बार गया था तो मैं सब भगवान के बस हाथ जोड़ के गया था कि मेरी लास्ट विजिट है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब तुम्हारी नर सेवा, नारायण सेवा मेरी इस जन्म की पूरी हो गई। 20 साल मैंने सारे रात दिन मरीजों की सेवा कर ली। आप कहते हो नर, मेरे से ही बड़ी सेवा होती है नर सेवा, वो भी करते थक गया। नारायण सेवा भी आपकी भी कर ली। अब ना आप लोग दुखोगे ना मरीज दिखेंगे, क्योंकि अब मैं मरीजों के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। मैं उस कॉन्फिडेंस से मैं नहीं देख सकता जैसा मैं पहले देखता था जी। तो वो मेरा ख़त्म हो गया था। तो मैं कहता मैं इनको से देखूंगा तो इनके साथ इनजस्टिस करूंगा, मन से नहीं देखूंगा जी। इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊँ। जी। और सारे मरीजों के लोग बाहर बैठ के पूजा करते थे, रिसेप्शन पे बैठ के करते थे, सब जगह करके आए, जो मुझे बहुत बाद में पता लगी कि हमारे डॉक्टर साहब नहीं जाएं और पहले से हो जाएं। हम 20 साल से दवाई लेते हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो उन सब की पूजा
भगवान ने सुनी, जी डॉक्टर साहब। उन सबकी पूजा सुनी। तो ये पूरे डेल्टा कॉलोनी के ऊपर है कि किस किस का डॉक्टर के प्रति कितना डेडिकेशन था। जी डॉक्टर साहब। और उस उन्हें मजबूर करा, इसलिए मैं अब चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो कहीं नहीं जाऊँगा। मैं अब यही कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी हेल्थ बनाए रखें, मैं आप लोगों की हमेशा जैसे पहले सेवा करूँ उससे भी अच्छा। यही मैंने भगवान को वचन दिया था कि मेरे को इस लायक बनाओ कि मैं इनसे पहले से भी अच्छा करूँ या मुझे यहाँ से जाने दो। जी डॉक्टर साहब। चॉइस भगवान के ऊपर छोड़ी थी। भगवान ने जो मुझे ऑर्डर किया है, मेरी 150 रुपये फ़ीस थी 2009 में, उसके बाद आज भी 150 200 ही है। और अपोलो में 350 रुपये थी, सबकी 2000 हो गई, लेकिन 350 है। अपोलो कहते जाते हैं, मैंने कहा नहीं अब ये बढ़ ही नहीं सकती। लोग आते हैं सुबह कहते हैं 5वें नंबर लगता है, 300 रुपये फ़ीस कर दो, 400। मैंने कहा अब ये क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। जी अब मैं जब तक है, बल्कि अगर मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी तो मैं उस दिन फ़ीस लेना भी बंद कर दूँगा। और मेरे बस यही है कि मेरी हेल्थ बनी रहे और आप लोगों की सेवा करते रहो। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे आप एक मेडिकल साइंस में एक डॉक्टर हैं, और जब आप पुनर्जन्म की बात करते हैं, मरण, जन्म, पुनर्जन्म, शरीर, आत्मा, तो कहीं ना कहीं लोग जैसे एक युद्ध सा चलता आया है साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में। साइंस के लोग स्पिरिचुअलिटी को मानते नहीं, ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन टिकने नहीं देते, और स्पिरिचुअलिटी वाले वो साइंस को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके केस में मुझे बैलेंस दिखता है, आप साइंस में डॉक्टर भी हैं और स्पिरिचुअलिटी के एंगल से भी। बैलेंस नहीं है इसमें। साइंस जो है वो, जो स्पिरिचुअलिटी है या रिलीजन है, ये सुपरसीडेड द साइंस। ये हमेशा उसके अंदर हर जगह दिखाया गया है कि साइंस फेल है। भगवान और रिलीजन के आगे कितनी बड़ी साइंस है वो फेल है। अगर आपके आईसीयू के अंदर अगर 8 पेशेंट एडमिट हैं तो साइंस कोई सी भी नहीं बता सकती कि इसमें से कौन सा जना बच के बाहर जाएगा। या अब आप कोरोना में देख लीजिए कितने लोग वेंटिलेटर पे होते हैं, कोई 15 दिन वेंटिलेटर पर रहता है, कोई 2 दिन वेंटिलेटर पर रहता है। कोई सा भी दुनिया का डॉक्टर, चाहे यहाँ का हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं का भी वर्ल्ड का कितना ही बड़ा वो चैलेंज से नहीं बता सकता। भगवान बता सकते हैं कौन आईसीयू से बाहर निकल के जाएगा। और कभी भी साइंस जो है वो रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नहीं जाएगी, कभी नहीं। डॉक्टर साहब, अब हम इस समय एक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं, अब 1 साल हो भी गया है उसके साथ रहते रहते, और वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन केसेस फिर दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे परिवेश में आप अपने जो डेल्टा वासी हैं, अपने जो क्षेत्रवासी हैं, उनको क्या कहेंगे कि अभी किस टाइप का अभी सिचुएशन है, और अभी उनको क्या और अभी प्रिकॉशंस और क्या लेने चाहिए? रियल सिचुएशन क्या है? रियल सिचुएशन ये कि 27 नवंबर के बाद बीच में दिल्ली के अंदर 2-3 बार ऐसे हुआ कि डाउन आया और उसका फिर पीक आ गया। अगस्त में बिल्कुल कम हो गया था, हमने सोचा था खत्म हो रहा है। फिर सितंबर में इतना जबरदस्त पीक आया, मैक्सिमम डेथ हुई। फिर नवंबर में, अक्टूबर फिर एक बार डाउन हो गया था। एग्जैक्ट 1.5 मंथ बाद फिर पीक आया नवंबर में, इतना कि मैक्सिमम डेथ हुई। पर 27 नवंबर के बाद से इतना वैक्यूम आ गया था कि जहाँ हम रोज 8-10 केस देख रहे थे अपनी कॉलोनी में, फिर हमने एक भी केस नहीं देखा, और पिछले 3 मंथ में कोई केस नहीं देखा जी। और बिल्कुल अब अश्योर्ड हो गया था कि ये इंडिया से ख़त्म हो गया। और इसको भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि यूके यूएस में हमारे से पहले हुआ था, और जो वर्ल्ड ने बोला था, WHO ने बोला था कि 1.5 करोड़, कम से कम 2 करोड़ 1.5 करोड़ इंडिया के अंदर डेथ होगी, क्योंकि उन पर मेजर्स नहीं है। पर हमारे लोगों ने बहुत अच्छा वर्ल्ड को एग्जाम्पल दिया है, स्पेशली पुअर लोग और गांव के लोगों ने तक भी मास्क बांधा। लॉकडाउन के अंदर कोई भी बाहर नहीं दिखा, 2-2 3-3 महीने के पूरे कंट्री में लॉकडाउन जो WHO सोच रहा था कैसे होगा, लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। स्पेशली अनपढ़ लोगों ने, वो भूखे प्यासे घर के अंदर बैठे रहे, बाहर नहीं निकले जी। एक वर्ल्ड को एग्जाम्पल दिया जी। और उसके बदौलत हमारा बहुत स्लो प्रोग्रेशन हुआ, इतना फास्ट हुआ जो, और उसके बाद डाउन भी हो गया। लेकिन जो सेकंड वेव अब जो शुरू हुई है महाराष्ट्र में, अगर ये यहीं दब जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये सेकंड वेव आई तो बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि वहाँ दिसंबर से चल रहा है और मई तक यूके यूएस में अभी तक चल रहा है। तो इसको प्रिवेंट हमें कैसे करना है, हम लोगों को फिर वही चीज़ करनी है, इसको लाइटली नहीं लेना है। वैक्सीन लग गए तो भी हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमें मास्क हमेशा बांधे रखना है, बस यही चीज़ें, और कुछ भी नहीं बचा सकती, बस मास्क और 2 गज की दूरी जी डॉक्टर। और कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। वैक्सीन अभी लग रहे हैं, अब जितना हर जने को वैक्सीन लगवाना चाहिए उसको, और जो बीमार है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको चाहे वो कहते हैं हम दवाई पे चल रहे हैं, इकोस्प्रिन पे चल रहे हैं, उसको तो जरूर लगवाना है जी डॉक्टर। क्योंकि इम्यूनिटी कम है। जिसको लंबी बीमारियां हैं उनको लगाना है, बुजुर्गों को लगाना है, और हमें बच्चों को बुजुर्गों को संभाल के रखना है।
और वापस सोशल गैदरिंग बंद कर देनी चाहिए। अपने पर वापस से कुछ 2 मंथ 3 मंथ का हमें अपने आप पे वापस से कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को नौबत में आनी चाहिए हमें कहने की कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं या हम बंद कर रहे हैं। तो सबसे यही विनती है कि वापस अभी 2-3 मंथ अगर ये पीक नहीं आएगा तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब अभी भी जैसे वैक्सीन आ गया है, 60 साल से ऊपर लोगों के लिए भी चालू हो गया है, मोदी जी ने भी लगवाया है, लोग लगवा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कहीं नकली ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? साइड इफेक्ट अभी हमारे यहाँ 2 करोड़ से ऊपर लोगों को लग चुके हैं और कोई साइड इफेक्ट नोटेड नहीं है। जितने वैक्सीन बाकी सारे वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं उतने ही हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट यही होता है कि खांसी जुकाम हो, थोड़ा माइल्ड फीवर हो गया, बॉडी एक हो गया, वो 48 आवर में रोशनली शेप हो गया। और जो एनाफाइलेक्सिस हुआ बिल्कुल ही सीवियर एक्शन, वो तो लाखों में एक होता है, वो पेनिसिलिन से भी होता था, मीजल के वैक्सीन से भी हो सकता है, किसी वैक्सीन से हो सकता है। तो उस हिसाब से हमारा जो इंडिया का वैक्सीन है इज़ वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन है और हम अभी 16 कंट्री हमारे से ले रहे हैं। ओके हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं और जो इसकी जो एफिकेसी वाइज इंडिया का जो वैक्सीन है दोनों बिल्कुल सेफ हैं और बेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड है। और वैक्सीन सबके लग रहा है, 40 वालों के भी लग रहा है, पेड भी लग रहा है। वैक्सीन से मत घबराइए क्योंकि ये लास्ट चीज़ है, इसके आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है आज की तारीख में। तो इसलिए वैक्सीन सब लगवाइए। और अभी तो पूना में बोल दिया 18 से ऊपर वाले सबके लग रहा है, धीरे धीरे सबके लगेगा ये वैक्सीन और सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए जितने जल्दी। आपने हमसे बात करी, आपने हमें अपने कीमती समय में से समय निकाल के दिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डेल्टा टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वे उनका चैनल और आगे बढ़े और इस तरह के कार्य में वो मैं हमेशा प्रोत्साहित करता रहूँगा। धन्यवाद आपसे।